बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 10 का 3rd चैप्टर कविदेव द्वारा रचित सवैया और कवित्त। इस पाठ में एक सवैया और 2 कवित्त दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सवैया। प्रस्तुत सवैया में कविदेव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का गुणगान किया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं सवैया। पायल नूपुर मंजु बजे कट किंकिन के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीठ हिये हुलसे वनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। पायन, पायन मीन्स पैरों में, नूपुर पायल, मंजू सुंदर, बजे बजती हैं, कट मीन्स कमर, किंकिन करधनी कमर में पहने जाने वाला आभूषण, धुनि ध्वनि, सांवरे सांवले अंग शरीर, लसे सुशोभित होते हैं, पट मीन्स वस्त्र, पीत मीन्स पीले, हिये हृदय, वनमाल फूलों की माला, माथे मस्तक, किरीट मुकुट, दृक आँखें, जुनाई चांदनी। तो चलिए अब हम देखते हैं भावार्थ। कविदेव कह रहे हैं कि कृष्ण के पैरों में पायल बज रही हैं, सुंदर पायल बज रही हैं, कट किंकिन के धुन की मधुराई, और कमर में करधनी की धुन भी मधुर लग रही है। सांवरे अंग लसे पट पीठ हिये, उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र बहुत ही जच रहा है, सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। हिये हुलसे वनमाल सुहाई, और गले में फूलों की माला सुंदर लग रही है, और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और मस्तक पर, माथे पे क्या है, उनके माथे पे मुकुट है, बड़े दृग चंचल मंद, और बड़े बड़े मुकुट के नीचे क्या है, बड़ी बड़ी 2 आँखें हैं जो चंचलता से भरी हुई हैं। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और उनके चंद्रमा रूपी मुख पे, उनका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। चंद्रमा रूपी मुख पे जो हंसी है, उनकी मंद मंद जो हंसी है, वो कैसी लग रही है, ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे चांदनी हो, चांदनी की भांति उनकी सुंदरता बढ़ा रही है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। कवि के अनुसार कवि कह रहे हैं कि ब्रज दूल्हे श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में दिए की भांति प्रज्वलित हैं। जिस प्रकार से मंदिर में दिया होता है, उसी प्रकार से संसार में जो है भगवान श्री कृष्ण विद्यमान हैं। अब हम पढ़ते हैं कवित्त। डार द्रुम पलिना बिछौना, 9 पल्लों के सुमन झिंगोला, सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राई लोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताई प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। इस कवित्त में कवि ने बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। कवि ने क्या कल्पना की है, बसंत ऋतु, जो बसंत को क्या माना है, एक शिशु के रूप में देखा है, एक नन्हा शिशु, छोटे शिशु के रूप में कल्पना की है। बसंत ऋतु की कल्पना कैसे की है, छोटे शिशु के रूप में की है। इन पंक्तियों में कवि ने बसंत के आगमन की तुलना एक नन्हे शिशु के आगमन से करते हुए प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उनके इस रूप में दिखाया है। तो क्या बताया, डार द्रुम पलिना बिछौना 9 पल्लो। डार द्रुम पलिना बिछौना, डार मीन्स शब्दार्थ। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। डार मीन्स क्या होता है, डाल, द्रुम वृक्ष, पलना झूला, बिछौना बिस्तर, 9 पल्लो नए नए पत्ते, सुमन फूल, झिंगोला ढीला ढाला वस्त्र, केकी मोर, कीर तोता, बतरावे में बातें करते हैं, कोकिल कोयल, हलावे हुलसावे प्रसन्न कर रही हैं, मन बहला रहे हैं जैसे, तारी ताली बजाना, कंजकली कमल की कली,
सारी, सारी यहाँ पे साड़ी को कहा गया है। चटकारी, चटकारी में चुटकी। डार द्रुम पल ना बिछौना नौ पल्लो। कवि ने क्या बताया, कवि के अनुसार पेड़ की डाल जो है बसंत रूपी शिशु के लिए पालने जैसी लग रही है। कैसी लग रही है? जैसे पालना होता है उसी प्रकार से पेड़ की डाल बच्चे के लिए, बसंत को उन्होंने क्या माना है? शिशु माना है, नन्हा शिशु माना है। तो क्या कह रहे हैं? डार द्रुम पल ना बिछौना, जो पेड़ की डाल है वो बसंत रूपी शिशु के लिए पालने जैसी लग रही है। और वृक्ष की जो नई नई पत्तियां होती हैं, बसंत के समय क्या होती है? नई नई पत्तियां निकलती हैं। वो नए वृक्ष की पत्तियां पालने में बिछौने की तरह बिछी हुई हैं। सुमन झिगोला सोहे तन छब भारी दे। और जो फूलों के गुच्छे हैं, फूलों से लदे हुए गुच्छे बालक के लिए, बच्चे के लिए ढीले ढाले वस्त्र का रूप प्रतीत हो रहे हैं। उसके शरीर पर बसंत ऋतु के जैसे ऐसे लग रहा है बच्चे के शरीर पर ढीले ढाले वस्त्र हों। पवन झुलावे, और बीच बीच में क्या होता है? बीच बीच में पवन जो होती हवा झूले को झुलाती है। बीच बीच में आकर के बच्चे के पालने को पवन झूला रही है। के कीर बतरावे देव, और तोता और मोर और तोता क्या कर रहे हैं? उससे बातें करके, उसको बातें करके उनका मन उनसे बातें कर रहे हैं। कवि देव कह रहे हैं कि तोता और मोर भी आकर के उनसे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल भी आ कर बीच में आती है, आ करके बसंत रूपी शिशु से बातें करती है और तथा तालियां बजा करके उसे प्रसन्न करने की कोशिश करती है। कोई मानो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कोयल तालियां बजा करके, जब हम ताली बजाते हैं तो क्या होता है? बच्चा हंसता है, खुश होता है। उसी प्रकार से कोयल अपनी बोली से बोल करके मानो ऐसा लग रहा है ताली बजा करके बच्चे को हंसा रही है। पूरित पराग सो उतारे करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कंज कली, कमल की कली रूपी नायिका, ऐसा लग रहा है कि जो कंज कली रूपी नायिका है वो लताओं को सिर से, लता जो फूलों से लदी हुई लताएं हैं, जो लताएं हैं उनको क्या कर रखा है? पुष्पों, उनको सिर से पहना हुआ है, लताओं को सिर से ओढ़ रखा है। क्यों ओढ़ रखा है? क्योंकि पूरित पराग सो उतारे करे नाई नोन, और ऐसा लग रहा है मानो लताओं ने जो है कंजकली में रूपी नायिका जो है उसने लताओं को सिर से ओढ़ रखा है, पहना हुआ है। और उन पुष्प पराग, पूरित पराग सो, और जो बसंत ऋतु के समय क्या होता है? फूलों के जो पराग उड़ते हैं, खुशबू उड़ती, पराग उड़ते हैं, छोटे छोटे कण उड़ते हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो वो राई और नमक हो, राई नमक से वो नज़र उतार रही हो बच्चे की। कंजकली रूपी नायिका सिर पे पल्ला करके राई और नमक से नज़र उतार रही हो। जो पूरे फूलों के पराग, जो पराग के कण उड़ रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे राई और नमक हों। मदन महीप जो को पालक बसंत ताई, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन महीप कामदेव के बालक, कामदेव के बालक जो बेटे हैं, सुपुत्र हैं। कौन है कामदेव के बालक? बसंत को क्या कहा गया है? कामदेव का बालक कहा गया है। तो कामदेव के बालक बसंत को जो है प्रातः जगावत, ऐसा लग रहा है कि रोज सुबह गुलाब चुटकी बजाकर जगाता है। जब गुलाब की कली सुबह सुबह चटक कर खिलती है तो ऐसा लग रहा है कि वो चुटकी बजा करके उसे जगा रहा है। अब हम दूसरा कवित्व पढ़ेंगे। पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है उसको। अब दूसरे कवित्व में क्या किया? चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि ने बहुत ही अच्छे ढंग से चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कवित्व। फटिक सिलान सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदति ददिका सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखाइए देव, दूध कोसो फेन फैलो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणिता में ठाड़ी झिलमिली होत, मोतिन की ज्योत मिलो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। इस काव्यांश में चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन कवि ने बहुत ही स्वाभाविक रूप से किया है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं, इसमें भी शब्दार्थ देख लेते हैं जिससे हमें इसका भावार्थ
इजी लगने लगता है। फटिक, फटिक मीन्स क्रिस्टल, प्राकृतिक क्रिस्टल जो होता है, नेचुरल। शिलान, शिला। उदधि, उदधि मीन्स समुद्र, दधि दही। उमगे, उमगे मीन्स उमड़ना। अमंद जो कम ना हो। भीतर, अंदर। भीति, दीवार। तरुणी, युवती। ठाड़ी मीन्स खड़ी होना। आरसी, दर्पण। उजारी में सफ़ेद, श्वेत। तो चलिए अब हम इसका भावार्थ पढ़ते हैं। रात, कवि कह रहे हैं कि रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरह से खिला हुआ है। जब चंद्रमा पूरी तरह से खिला होता है तो क्या होता है, रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। तो उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, आकाश से लेकर के धरती तक उसकी रोशनी फैली हुई है। वो कैसी प्रतीत होती है, जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं। ये श्वेत रोशनी की शिलाएं ऐसी प्रतीत हो रही हैं। श्वेत, सफ़ेद जो रोशनी है, जो चांदनी रात की रोशनी है, वो ऐसी लग रही है मानो इनके, क्या लग रहा है, इनके खंभों से, मानो इनकी रोशनी के खंभों से एक चांदी का महल बना हुआ है। आकाश में चांद की रोशनी इस तरह फैली हुई, और आकाश वर्णन कर रहे हैं, आकाश में चांदनी कैसी फैली हुई है, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे दही का समुद्र तेजी से अपने उफान पर हो। ऐसा लग रहा हो समुद्र है, उसके अंदर दही भरा हुआ है और वो ऊपर उमड़ रहा है, उफान पे है। और ये चांदी का महल पूरी तरह से कैसा है, पारदर्शी है। ऐसी लग रही है चांदी, कैसी लग रही है, जैसे चांदी का महल हो। ये पूरी तरह से कैसा है, पारदर्शी है। जिसमें पारदर्शी यानी जिसके अंदर कोई बीच में कोई दीवारें नहीं होती, जिसमें कोई दीवारें नहीं है। आंगन, और आंगन कैसा लग रहा है, उस चांदनी जब आंगन में बिखरी हुई है तो आंगन कैसा लग रहा है, जैसे आंगन में चांदनी ऐसी लग रही है जैसे आंगन में सफ़ेद रंग के दूध का फेना, दूध की जो झाग होती है कैसी होती है, सफ़ेद होता है दूध, उसकी झाग और सफ़ेद लगती है। तो सफ़ेद रंग के दूध का फेना पूरी तरह से फैला हुआ है, जो झाग है वो पूरी तरह से आंगन में फैली हुई है, जिसमें तारे इस तरह जगमगा रहे हैं। तारे कैसे लग रहे हैं, उस झाग में तारे कैसे दिख रहे हैं, ऐसे आकाश ऐसा लग रहा है जैसे चांदनी पूरी जो है आंगन में पूरा दूध का झाग फैला हुआ है, और उसके अंदर से तारे जो है वो झिलमिला रहे हैं। तो झिलमिलाते हुए तारे कैसे जगमगा रहे हैं, जगमगाते हुए कैसे लग रहे हैं, जैसे युवतियाँ, तरुणियाँ जो हैं वो क्या करती हैं, सज करके एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हों। तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे युवतियाँ सजी धजी खड़ी हों और एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हों। और चारों तरफ फैली, जब पूरी रोशनी है वो चारों तरफ फैली हुई है, तो ऐसा लग रहा है मानो मोती जो है, मोती है उनकी चमक और ज़्यादा बढ़ गई हो। मोतियों की चमक कैसी, जैसे लगता है मोती को और ज्योति मिल गई और उनको चमक बढ़ गई, उनको चमक मिल गई हो। मल्लिका को मकरंद, और बेले के जो फूल होते हैं उनको क्या मिल गया है, मकरंद। मकरंद यानी रस मिल गया है, उनको और भी ज़्यादा रस मिल गया और मकरंद मिल गया है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, और रोशनी, सफ़ेद रोशनी के कारण पूरा आकाश कैसा लग रहा है, एक दर्पण की तरह लग रहा है। जब इतनी रोशनी फैली हुई तो आकाश कैसा लग रहा है, मानो एक दर्पण हो, और उस दर्पण में क्या लग रहा है, चंद्रमा ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उस दर्पण में राधा की परछाई हो। चंद्रमा ऐसा लग रहा है जैसे प्यारी राधा जो है, राधा की परछाई दर्पण में प्यारी राधा की परछाई दिख रही हो। चंद्रमा ऐसा लग रहा है, आकाश में चंद्रमा उसी प्रकार लग रहा है जिस जैसे लग रहा है राधा की परछाई चंद्रमा है।